कि वो भी उन लोगों के साथ खाने बैठ सकता था। आज सनी भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे देखो जरा, जीजाजी आ गए। अभिनव सनी को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को संभाला और डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बात है, ससुराल में आते ही जीजाजी तो झोपड़पट्टी से लग्जरी फ्लैट हो गए हैं। ये सूट तुमने इसे खरीद कर दिया है अनन्या? जब हम खाने के लिए बैठे हो तो किस तरह की और किस तरह से बात करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं? अनन्या, वो गलत क्या कह रहा है? इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। वो चाहती थी कि सनी अभिनव का और ज्यादा मजाक उड़ाए, लेकिन इससे पहले कि सनी कुछ कह पाता, अनन्या ने कहा, यह कोई बात नहीं होती मम्मा, इसने बहुत गलत बात की है। मैंने अभिनव को कोई सूट नहीं दिलाया है। मैं क्यों इसे सूट दिलाने लगी? वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। अच्छा, तो चलो बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अनन्या ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभिनव। दादाजी, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हमें? अभिनव ने हैरान होते हुए कहा और अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी अभिनव को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, चलो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है। ऐसे में अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनन्या के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आए तो इतने में अनन्या बीच में रुकी और बोली, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है। चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने जाओगी तो तुम्हें मुझे शाम को लेने भी आना पड़ेगा। यह सुनते ही अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, ठीक है। यह सुनते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गए। रोज के मुकाबले आज अभिनव भले ही जल्दी ऑफिस आ गया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में जो बातें होती थी वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोग यही कयास लगा रहे थे कि आखिर मैनेजर अभिनव के साथ क्या करने वाला था। अभिनव लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया था, जो कि पहले से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और वो ऊपर जाती, अभिनव उसमें चढ़ चुका था। जैसे वो अंदर आया तो इतने में उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो इसकी बहादुरी? गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसा रहा कल आपका दिन? इतने में अभिनव को जैनी की आवाज सुनाई दी। वो भी लिफ्ट में अभिनव के साथ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, जैनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभिनव लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ पाता, उसका फोन बजने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुबह सुबह उसे कौन फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं एके प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बात कर रहा हूँ। अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ। उधर से एक आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और बिना अभिनव का जवाब सुने फोन काट दिया। अभिनव ने भी फोन रखा और उठकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने कहा, हेलो, मैं अभिनव गढ़वाल। और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से एक लड़की ने कहा, जो कहना है अंदर आकर कहो। अभिनव जब अंदर आया तो उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी थी। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने मैनेजर से बहुत शालीनता के साथ कहा। मैनेजर ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और आखिर में बोला, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, सीधा पॉइंट पर आता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है हमने ये कंपनी मजाक करने के लिए खोली हुई है? मैं समझा नहीं, अभिनव ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा। मैनेजर ने फिर से अभिनव को एक पल के लिए घूरा और बोला, अच्छा
मैं अभी समझाता हूं। इतना कहते ही उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर में हाथ डाला और उसमें से एक एनवलप बाहर निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा, उनका नाम अकरम नहीं है, अकरम सर है, और मुझे ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए उनसे नहीं पूछना पड़ता है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं और इतनी पावर तो मेरे हाथ में भी है कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो तो मैं अपने से नीचे के उस बंदे को जब चाहूं तब फायर कर सकता हूं। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, सीरियसली मैं काम नहीं कर रहा था। तुमने मुझे इसलिए फायर किया या कामिनी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया इसलिए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी के बहकावे में आने वालों में से नजर आता हूं? मैनेजर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, आप मैनेजर हो और मैनेजर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी गुस्सा किया क्योंकि मैंने सच कहा। मेरा सच आपको चुभा ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपसे जूनियर लड़की की बातों में आकर मुझे ये लेटर थमा रहे हो। आप इस लड़की को शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसे अच्छे से जानता हूं। इसने हमारे कॉलेज से लोगों को भड़काने और बेवकूफ बनाने में मास्टर्स किया है, और इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि मैनेजर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभिनव पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के गाल पर पड़ता, अभिनव ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया था। ये देख मैनेजर और ज्यादा तमतमा गया था। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैनेजर की ताकत रत्ती भर का काम नहीं कर रही थी। आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ संभाल कर रखते तो मुझे इसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू आर फायर्ड, अंडरस्टैंड, गेट लॉस्ट। अभिनव ने पहले मैनेजर को देखा और उसके बाद उसकी नजर उस लेटर पर पड़ी जो मैनेजर ने उसे दिया था। अभिनव ने तरीके से उस लेटर को फोल्ड किया, फिर से उसी लिफाफे में डाला और मैनेजर के मुंह पर मारते हुए बोला, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी कंपनी तुम्हें को मुबारक, जड़ बुद्धि कही के। अभिनव ने एक कैब बुक की और गुड़गांव की सड़कों पर इधर से उधर घूमने लगा। साहब, ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? जब ड्राइवर ने अभिनव से यह सवाल पूछा तो जवाब में अभिनव ने कहा, जहां जाना था वहीं से तो आ रहा हूं। मैं समझा नहीं। पता है, गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर कुछ देर तक इधर से उधर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसने बीच में गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बैरिकेड लगा हुआ था। उस बैरिकेड के आसपास कुछ लोग खड़े थे जो हर गाड़ी को मुड़ने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने यह नजारा देख एक गहरी सांस ली और बोला, सर, अब तो बता दीजिए कहाँ जाना है। अगर उस पार जाना हो तो मैं राइट लूं और नहीं तो यू टर्न। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो दूर खड़ी उस महंगी सी गाड़ी पर टिकी हुई थी जिसका दरवाजा एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसमें से एक लंबा चौड़ा सा आदमी आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आया। उसने सूट पहना हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में उसके गार्ड्स उसके आसपास आकर जमा हो गए। ये आदमी कौन है? अरे सर, आप इनको नहीं जानते? ये है दिग्पाल छिंगावत। टाइगर के बाद अगर पूरे गुड़गांव में किसी की तूती बोलती है तो वो इन्हीं की बोलती है। वो दिल से ये चाहता था कि उसे बस एक बार दिग्पाल से मिलने का मौका मिल जाए। आज उसे वो मौका मिल गया था। वो ये देखना चाहता था कि आखिर दिग्पाल दिखता कैसा है। ट्रिपोर, मैं यही उतर रहा हूं, अभिनव ने कहा और गाड़ी की पिछली सीट पर पैसे रखकर कैब से बाहर निकल गया। वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहा था जहां दिग्पाल गया था। इस बीच अभिनव के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी।
उसने जब दिक्पाल को इतने बड़े जत्थे के साथ देखा तो उसे ख्याल आया कि अगर दिक्पाल जैसा आदमी इतने बड़े जत्थे के साथ चल सकता है तो फिर उस दिन उसके पिता इतने बड़े जत्थे के साथ क्यों नहीं चल रहे थे। अगर उनके पास भी इतना बड़ा जत्था होता तो शायद आज वो अभिनव के साथ होते। ओए! अभिनव उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी अभिनव को रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अभिनव को रोक पाता, अभिनव बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और उस भीड़ में गायब हो गया। इस बीच उसे लॉबी में किसी के चलने की आवाज आई। अभिनव ने देखा कि एक लड़की दिक्पाल के सामने आकर खड़ी हुई और झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद उस लड़की ने दिक्पाल से कहा, चलिए दिक्पाल सर। दिक्पाल आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे चली जा रही थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बाईं तरफ बने दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव ने भी उसके पीछे जाने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दिक्पाल का पीछा कर पाता, इतने में एक हाथ ने अभिनव के कंधे को जकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू यहाँ जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।